नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या सिंह। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। सतर्क नागरिक संगठन ने भारत में सूचना आयोगों के प्रदर्शन 2021-22 पर रिपोर्ट जारी की। सरकार ने हेल्प के तहत नवीनतम नीलामी में अन्वेषण और विकास के लिए 42 हाइड्रोकार्बन ब्लॉक प्रस्तुत किए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों के लिए विनियामक ढांचे में संशोधन किया और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यादेश का विस्तार किया। इसके अलावा उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 2 से संबंधित है। सतर्क नागरिक संगठन ने भारत में सूचना आयोगों के प्रदर्शन 2021-22 पर रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के मुताबिक सूचना आयोगों के पास लगभग 3.25 लाख शिकायतें या अपील लंबित हैं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि केंद्र और राज्यों द्वारा सूचना आयोगों में रिक्त पदों पर नियुक्ति में देरी आयोगों में बढ़ते कार्यभार का प्राथमिक कारण है। इसके अलावा झारखंड और त्रिपुरा में सूचना आयुक्त सहित आयोग के सभी पद खाली हैं। अपील या शिकायत के निपटारे के लिए जहां केंद्रीय सूचना आयोग को 11 महीने लगते हैं, वहीं कई राज्य सूचना आयोगों को 2 वर्ष से ज्यादा का समय लग जाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सूचना आयोगों ने 95% मामलों में दोषी अधिकारियों पर जुर्माना नहीं लगाया है। कामकाज में अपारदर्शिता है। ये इस बात से देखा जा सकता है कि अब तक 69% सूचना आयोगों ने वर्ष 2020-21 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की है। इसके अलावा लिंगानुपात की स्थिति देखें तो सूचना आयोगों में केवल 5% पदों पर ही महिलाएं नियुक्त हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को लोक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार देता है और यदि मांगी गई सूचना देने से मना कर दिया जाता है तो आरटीआई आवेदक लोक सूचना अधिकारियों के निर्णय के खिलाफ अपील कर सकते हैं। लोक सूचना अधिकारी सभी प्रशासनिक कार्यालयों में लोक प्राधिकरणों द्वारा नामित अधिकारी हैं। इन्हें आरटीआई अधिनियम के तहत सूचना प्रदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है। अगली खबर खान एवं खनन मंत्रालय से संबंधित है। सरकार ने हेल्प नीति के तहत नवीनतम नीलामी में अन्वेषण और विकास के लिए 42 हाइड्रोकार्बन ब्लॉक प्रस्तुत किए हैं। नवीनतम नीलामी में तेल और गैस के 26 ब्लॉक और कोल बेड मीथेन के अन्वेषण के लिए 16 ब्लॉक शामिल हैं। कोल बेड मीथेन प्राकृतिक गैस का एक अपरंपरागत रूप है। ये कोयले के भंडार या कोयला संस्तरों में पाया जाता है। आमतौर पर इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है। हालांकि इसमें ईथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की भी कुछ मात्रा होती है। नीलामी का ये चरण वर्ष 2016 की नीति के तहत आयोजित किया जा रहा है। इस नीति को हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति कहा जाता है। हेल्प ने नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति की जगह ली है। ये एकल लाइसेंस व्यवस्था है। इसमें सभी तरह के हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और उत्पादन को शामिल किया गया है। इनमें पारंपरिक तेल और गैस, कोल बेड मीथेन, शेल ऑयल, गैस हाइड्रेट्स आदि शामिल हैं। इसके तहत खुला रकबा लाइसेंसिंग प्रणाली शुरू की गई है। ये निवेशकों को E&P यानी अन्वेषण और उत्पादन डेटा का आकलन करके अपनी पसंद के ब्लॉक चुनने की अनुमति देती है। लाभ साझेदारी मॉडल के बदले राजस्व साझेदारी अनुबंध मॉडल को अपनाया गया है। लाभ साझेदारी मॉडल के तहत लागत निकालने के बाद सरकार और ठेकेदार के बीच मुनाफे को साझा किया जाता है। वहीं हाइड्रोजन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति में रॉयल्टी दरें कम की गई हैं और तेल उपकर नहीं लगाया गया है। साथ ही विपणन और मूल्य निर्धारण की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई है। इसमें नीलामी वर्ष भर जारी रहेगी। साथ ही नीलामी और आवंटन की प्रक्रिया आसान, पारदर्शी और तेज होगी। हेल्प नीति के कारण अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ है। राजस्व बढ़ाने की जगह उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया है। तेल और गैस के घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई है। आकर्षक और उदार शर्तों की वजह से निवेश बढ़ा है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने फ्लेक्सी फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर अपनी तरह की पहली पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। FFV-SHEV यानी कि फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 100% पेट्रोल के साथ साथ 20 से 100% मिश्रित इथेनॉल और विद्युत ऊर्जा पर चलेंगे। फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल में एक आंतरिक दहन इंजन होता है। हालांकि ये पूरी तरह से पेट्रोल की बजाय मिश्रित ईंधन पर चल सकता है और इस मिश्रित ईंधन में शामिल होगा इथेनॉल या मिथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एक IC इंजन और एक या अधिक इलेक्ट्रिक मोटरों द्वारा संचालित होते हैं। ये मोटर बैटरी में भंडारित ऊर्जा का उपयोग करती है। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स माइल्ड हाइब्रिड या स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या तो विशुद्ध रूप से विद्युत ऊर्जा पर या IC इंजन से प्राप्त ऊर्जा या दोनों पर चल सकते हैं। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की बैटरी इंजन द्वारा और रीजनरेटिव ब्रेकिंग के माध्यम से पूरी तरह से चार्ज हो सकती है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग के अंतर्गत ब्रेकिंग से गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। ये ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और ये ऊर्जा वाहन की उच्च वोल्टेज बैटरी को चार्ज करती है। माइल्ड हाइब्रिड में लिथियम आयन बैटरी के साथ एक एकीकृत स्टार्टर जनरेटर होता है। इसका उपयोग वाहन में एयर कंडीशनिंग सिस्टम या अन्य उपकरणों को ऊर्जा देने के लिए किया जा सकता है। FFV-SHEV से इथेनॉल के अधिक उपयोग और ज्यादा ईंधन दक्षता के रूप में दोहरा लाभ प्राप्त होता है। इससे ड्राइविंग परफॉर्मेंस में वृद्धि होती है और ये प्रदूषण, तेल आयात बिल और अधिक चीनी उत्पादन जैसी कई समस्याओं का समाधान है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र और पेपर 3 से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक ने परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनियों यानी ARCs के लिए विनियामक ढांचे में संशोधन किया। ये संशोधन ARCs के कामकाज की व्यापक समीक्षा करने के लिए गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। इन दिशा निर्देशों में कहा गया है कि 1000 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल परिसंपत्ति वाली ARCs को दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के तहत समाधान आवेदकों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। इससे पहले वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन यानी सरफेसी अधिनियम ने ARCs को RBI की अनुमति के बिना प्रतिभूतिकरण करने या फिर परिसंपत्ति पुनर्निर्माण के अलावा अन्य कार्य करने से प्रतिबंधित कर दिया था। IBC कंपनियों या व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान के लिए एक समयबद्ध प्रक्रिया प्रदान करता है। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी की स्थापना के लिए न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को मौजूदा 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर चरणबद्ध तरीके से 300 करोड़ रुपए किया गया है। इसके अलावा कॉर्पोरेट गवर्नेंस मानदंडों में बदलाव किए गए हैं, जैसे कि लेखा परीक्षण समिति का गठन करना। इसमें केवल गैर कार्यकारी निदेशक ही शामिल होंगे। परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी का गठन नरसिंगम समिति 2 की सिफारिशों पर किया गया है। इन्हें गैर निष्पादित आस्तियों के समाधान के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए गठित किया गया है। ये सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 3 के तहत पंजीकृत कंपनियां हैं। इन्हें RBI गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के रूप में विनियमित करता है। अगली खबर पेपर 1 के टॉपिक महिला एवं बाल अधिकारों से संबंधित है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के कार्यादेश का विस्तार किया है। साथ ही अब योजना के तहत बहु मंत्रालय अभिसरण यानी बहुत सारे मंत्रालयों को एक साथ लाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने अपनी प्रमुख बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में संशोधन करते हुए कुछ प्रमुख बिंदुओं को शामिल किया है, जिनमें शामिल है उन क्षेत्रों में गैर पारंपरिक आजीविका विकल्प के लिए लड़कियों का कौशल विकास करना जहां पर ऐतिहासिक रूप से महिलाओं का प्रतिनिधित्व कम रहा है। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विशेष रूप से स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स विषयों में उनके नामांकन में वृद्धि करना, मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और बाल विवाह उन्मूलन के बारे में प्रचार करना। मंत्रालयों ने जिलों में योजना को लागू करने के लिए ऑपरेशनल मैनुअल भी लॉन्च किया है। इस मैनुअल में शामिल है समय समय पर उठाए जाने वाले कदमों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्य योजना कैलेंडर, प्रदर्शन के आधार पर जिलों की रैंकिंग के लिए जिला स्कोर कार्ड नामक विशेष प्रणाली। योजना के लिए शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ साथ अन्य मंत्रालयों के साथ भी अभिसरण का विस्तार किया गया है। इनमें कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय आदि शामिल हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य घटते बाल लिंगानुपात और जीवन चक्र निरंतरता पर
पर महिला सशक्तिकरण से जुड़ी समस्याओं का समाधान करना है। अब योजना को संशोधित किया गया है। इसे मिशन शक्ति के तहत संबल उप योजना के एक घटक के रूप में क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना को देश के सभी जिलों में विस्तारित किया गया है। इसके तहत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण या पूंजीगत परिसंपत्ति के निर्माण का कोई प्रावधान नहीं है। अगली खबर अवसंरचना निर्माण से संबंधित है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण का उद्घाटन हुआ। महाकाल लोक कॉरिडोर परियोजना महाकालेश्वर मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र से संबंधित है। ये मंदिर उज्जैन जिले में स्थित है। ये भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। ये कॉरिडोर मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। इस तरह उनके अनुभव और आनंद में और अधिक वृद्धि करेगा। प्रचलित मान्यताओं के मुताबिक महाकाल मंदिर की उत्पत्ति प्रागैतिहासिक काल में हुई थी। पुराणों के अनुसार इसकी स्थापना सर्वप्रथम भगवान प्रजापति ब्रह्मा ने की थी। रघुवंशम में कालिदास ने इस मंदिर का वर्णन निकेतन के रूप में किया है। इसके अलावा मेघदूतम में भी कालिदास ने महाकाल मंदिर का एक आकर्षक विवरण दिया है। मंदिर की वर्तमान 5 मंजिला संरचना का निर्माण मराठा सेनापति राणोजी शिंदे ने 1734 में करवाया था। ये संरचना भूमिजा, चालुक्य और मराठा स्थापत्य कला शैलियों में बनी है। भूमिजा शैली महाराष्ट्र में विकसित प्राचीनतम पारंपरिक मंदिर स्थापत्य कला शैलियों में से एक है। ऐसे मंदिरों की पहचान की मुख्य विशेषता इनके तारे के आकार की निर्माण योजना और शिखर है। मंदिर के ऊपरी हिस्से मजबूत और अच्छी तरह से डिजाइन किए गए स्तंभों और भित्ति स्तंभों पर टिके हुए हैं। मंदिर की मूर्तिकला में नटराज और रावणानुग्रह आदि की मूर्तियां शामिल हैं। महाकालेश्वर एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्व मुखी हैं। हिंदू धर्म में एक ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रतिनिधित्व है। आपको बता दें कि कुल ज्योतिर्लिंगों की संख्या 12 है, जो देश के अलग अलग हिस्सों में है। जैसे गुजरात में सोमनाथ और नागेश्वर, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर, वाराणसी में विश्वनाथ, झारखंड में बैद्यनाथ और तमिलनाडु में रामेश्वरम। और आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। उपचारात्मक याचिका। केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि वो भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को दी जाने वाली मुआवजा राशि में वृद्धि की मांग करने वाली उपचारात्मक याचिका पर विचार करेगी। उपचारात्मक याचिका उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध अंतिम संवैधानिक उपाय है जिसकी पुनर्विचार याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया है। उपचारात्मक याचिका का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये अवधारणा सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा और अन्य वाद में दी थी। पुनर्विचार याचिका का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 137 के तहत किया गया है। यह अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अपने दिए गए किसी भी फैसले या आदेश की समीक्षा करने का अधिकार देता है ताकि न्याय की विफलता को रोका जा सके। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में रूस के खिलाफ मतदान किया। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर रूस के अवैध जनमत संग्रह की निंदा करने संबंधी प्रारूप संकल्प पर रूस के खिलाफ मतदान किया। अल्बानिया ने इस संकल्प पर सार्वजनिक मतदान की मांग की थी और रूस इस संकल्प पर गुप्त मतदान चाहता था। संयुक्त राष्ट्र महासभा शीघ्र ही इस प्रारूप संकल्प पर विचार करेगी। इसके अंतर्गत यूक्रेन के 4 क्षेत्रों डोनेट्स्क, खेरसोन, लुहांस्क और जापोरिजिया पर रूस के अवैध कब्जे की निंदा की गई है। सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन यानी साल्ट। विश्व बैंक ने साल्ट परियोजना के लिए $250 मिलियन का शर्त रहित ऋण प्रदान किया है। साल्ट परियोजना को आंध्र प्रदेश सरकार ने आरंभ किया है। इसका उद्देश्य मूलभूत शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करके राज्य की स्कूली शिक्षा प्रणाली को बदलना है। ये कई मार्गों के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत शिक्षक के व्यावसायिक विकास में सुधार किया जाएगा और कक्षा आधारित आकलन और प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रदान की जाएगी। असमानता घटाने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक। भारत असमानता घटाने के लिए प्रतिबद्धता सूचकांक में 123वें स्थान पर है। भारत की पिछली रैंकिंग की तुलना में इस वर्ष 6 स्थानों का सुधार हुआ है। वर्ष 2022 का CRI सूचकांक 161 देशों में कोविड-19 महामारी के पहले 2 वर्षों के दौरान असमानता से निपटने के लिए उनकी सरकारी नीतियों और कार्यों का आकलन करता है। इस सूचकांक को ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड डेवलपमेंट फाइनेंस ने तैयार किया है।
अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल ने खालिस्तानी अलगाववादियों के लिए भारत के रेड कॉर्नर अनुरोध को खारिज कर दिया है। रेड कॉर्नर नोटिस दुनिया भर में कानून प्रवर्तन के लिए एक अनुरोध है। इसके अंतर्गत प्रत्यर्पण, आत्मसमर्पण या इस तरह की कानूनी कार्रवाई के अधीन किसी व्यक्ति का पता लगाने और उसे अस्थायी रूप से गिरफ्तार करने का अनुरोध किया जाता है। रेड कॉर्नर नोटिस अभियोजन या सजा काटने के लिए वांछित भगोड़ों के लिए जारी किया जाता है। इंटरपोल एक अंतर सरकारी संगठन है। इसमें 195 सदस्य देश शामिल हैं। ये सदस्य देशों के पुलिस बलों को दुनिया को एक सुरक्षित स्थान बनाने के लिए उनके कार्यों को बेहतर ढंग से समन्वित करने में मदद करता है। दाऊदी बोहरा समुदाय में बहिष्कार की प्रथा। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वो इस तथ्य की जांच करेगा कि क्या दाऊदी बोहरा समुदाय द्वारा अपने सदस्यों को बहिष्कृत करने की प्रथा को जारी रखा जा सकता है। व्यवहार में ऐसा होता है कि बहिष्कृत व्यक्ति को समुदाय से संबंधित मस्जिद या समुदाय को समर्पित कब्रगाह पर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। दाऊदी बोहरा मुस्लिम धर्म के शिया संप्रदाय के सदस्य हैं। इनके नेता को अल-दई अल-मुतलक के नाम से जाना जाता है। अगला टॉपिक है ताना भगत संप्रदाय। ताना भगत संप्रदाय के जनजातीय लोग झारखंड के लातेहार जिले में पूर्ण स्वशासन की मांग कर रहे हैं। ताना भगत झारखंड की उरांव जनजाति का एक महत्वपूर्ण संप्रदाय है। ये गांधीवादी दर्शन के प्रबल अनुयायी हैं और ताना भगत आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1919 तक हुआ। ये अंग्रेजों और सामंती जमींदारों, जिन्हें लोकल लैंग्वेज में दीकू कहा जाता है, इनकी शोषणकारी नीतियों के खिलाफ एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसे छोटा नागपुर क्षेत्र में रांची के जतरा उरांव के नेतृत्व में चलाया गया था। और आइए बात करते हैं सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व के बारे में। श्री गुरु रामदास। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु थे। ये सिखों के तीसरे गुरु अमरदास के दामाद थे। इन्होंने मुगल सम्राट अकबर द्वारा दान की गई भूमि पर रामदासपुर शहर की नींव रखी थी। बाद में रामदासपुर का नाम बदल कर अमृतसर कर दिया गया था। लंगर यानी कि सामुदायिक रसोई और मंजी यानी कि धर्म प्रचार केंद्र की प्रथा को इन्होंने मजबूत किया था। श्री गुरु रामदास ने आनंद कारज की रचना की थी। ये सिख विवाह समारोह का आधार है। श्री गुरु रामदास करुणा, सहानुभूति और सहिष्णुता की प्रतिमूर्ति थे। अगले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं नानाजी देशमुख। इनका पूरा नाम चंडिका दास अमृतराव देशमुख था। इन्हें नानाजी देशमुख के नाम से भी जाना जाता है। ये एक समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में कार्य किया था। इन्होंने भारत के पहले ग्रामीण विश्वविद्यालय चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इन्होंने इसके पहले चांसलर के रूप में कार्य किया था। नानाजी देशमुख विनम्रता, करुणा और दलितों की सेवा के लिए जाने जाते हैं। इन्हें पद्म विभूषण और ज्ञानेश्वर पुरस्कार तथा भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सिद्धांतवादी, समाजवादी और राजनेता थे। वो कांग्रेस पार्टी के भीतर वर्ष 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। वर्ष 1948 में इन्होंने अधिकांश कांग्रेस समाजवादियों के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। जयप्रकाश नारायण ने वर्ष 1952 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। 1970 के दशक के मिड में लगभग इन्होंने तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। जयप्रकाश नारायण निस्वार्थता, देशभक्ति और समाजवाद की भावना से ओतप्रोत थे। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए, क्योंकि कोरोना अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। इसलिए अपनों का और अपना विशेष ध्यान रखें। और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इसके साथ ही विजन IAS की पूरी टीम आपसे इजाजत लेती है। नमस्कार। थैंक यू फॉर लिसनिंग।